Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZQ. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 9th बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड क्यू पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड क्यू टॉक अबाउट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। आर्टिकल 243 जेड क्यू में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अपराध और दंड के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसका तो कोई दंड भी तो होना चाहिए। तो इसी आर्टिकल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संबंध में यदि कोई अपराध है किया जा रहा है या फिर उसके संबंध में कोई पेनल्टी दी जानी है तो इस आर्टिकल में उसी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243 जेड क्यू क्लॉज फर्स्ट, the legislature of a state may by law make provisions for the offences relating to the cooperative societies and penalties for such offences। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए दंड का प्रोविजंस यानी प्रावधान कर सकेगा। देखिए, यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित अपराध हैं या ऐसे अपराधों के लिए दंड दिया जाना है, दंड का कोई प्रावधान बनाना है, तो इसके संबंध में स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ऐसा कुछ प्रोविजंस बना सकता है। आर्टिकल 243 जेड क्यू क्लॉज सेकेंड, अ लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट अंडर क्लॉज फर्स्ट shall include the commission of the following act or omission as offenses namely। किसी स्टेट के लेजिस्लेचर द्वारा क्लॉज फर्स्ट के अधीन बनाए गए कानून में यहाँ क्लॉज सेकंड में बताए गए एक्ट या ओमिशन का किया जाना अपराध माना जाएगा। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। यहाँ हमने क्लॉज फर्स्ट में क्या पढ़ा था कि अपराध के लिए दंड दे सकता है या दंड का प्रोविजंस बना सकता है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा। दंड तो कोर्ट वगैरह देता है, लेकिन स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा दंड का प्रावधान बना सकता है कि ऐसा अपराध करेगा तो ये इस तरीके का दंड मिलेगा। तो उसी क्लॉज फर्स्ट के अधीन बनाए गए कानून में जो है क्लॉज सेकंड में बताए गए एक्ट या ओमिशन का किया जाना जो है अपराध माना जाएगा। ये जो भी क्लॉज सेकंड में यहाँ जो ए पॉइंट बी पॉइंट लिखा गया है, ये जितने भी पॉइंट हैं इसका किया जाना जो है अपराध माना जाएगा। इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसमें या तो कोई गलत एक्ट कर दिया गया, गलत कार्य कर दिया गया, या फिर जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया, ओमिशन, तो ओमिशन हो गया, और गलत एक्ट किया तो वो एक्ट हो गया, और कुछ कार्य जरूरी था करना लेकिन वो नहीं किया गया तो वो ओमिशन हो गया। तो या फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह छुपा लेना, ये सब ओमिशन में आता है। तो ऐसा कुछ यदि करता है तो ऐसा किया जाना अपराध माना जाएगा क्लॉज सेकंड में के तहत। और फिर उसको क्लॉज फर्स्ट के अधीन जो स्टेट लेजिस्लेचर के कानून द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून द्वारा अपराध के लिए दंड का प्रावधान बनाया है उसके तहत जो है दंड दिया जाएगा उसे। क्लॉज सेकंड पॉइंट नंबर ए, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ एन ऑफिसर और मेंबर देयर ऑफ विलफुली मेक्स अ फॉल्स रिटर्न और फर्निशेस फॉल्स इंफॉर्मेशन और एनी पर्सन विलफुली not furnishes any information required from him by a person authorized in this behalf under the provisions of the State Act। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या उसका कोई ऑफिसर या सदस्य जानबूझकर गलत रिटर्न यानी विवरणी देता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है, या कोई व्यक्ति स्टेट एक्ट के प्रोविजंस के अधीन इस बिहाफ में ऑथोराइज्ड व्यक्ति द्वारा रिक्वायर्ड कोई इन्फॉर्मेशन जानबूझकर नहीं देता है तो वह अपराध माना जाएगा। देखिए, यदि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा या उसके किसी ऑफिसर द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा जानबूझकर गलत रिटर्न, गलत स्टेटमेंट, गलत विवरणी दिया जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो वह अपराध माना जाएगा। या कोई व्यक्ति
स्टेट एक्ट के प्रोविजंस के अधीन, जिसको स्टेट एक्ट के प्रोविजन, स्टेट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उसको ऑथोराइज्ड है वह व्यक्ति रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो प्राप्त करने के लिए। अगर उस व्यक्ति को जो इसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देना है उसको जानबूझकर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है तो वह भी अपराध माना जाएगा। कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सदस्य वगैरह ऑफिसर ने मिलजुल के ये किया कि भैया इसको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं देना है इस ऑथोराइज्ड व्यक्ति को, लेकिन उसको तो स्टेट एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार वो तो ऑथोराइज्ड है वह व्यक्ति इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन उसको जानबूझकर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया तो वह भी अपराध माना जाएगा। Clause 2, point number B. Any person willfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of the State Act. कोई व्यक्ति जानबूझकर या बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के स्टेट एक्ट के प्रोविजंस के तहत जारी किसी समन्स, रिक्विजिशन यानी मांग या लॉफुल रिटन ऑर्डर को डिसोबे करता है तो वह भी अपराध माना जाएगा। Clause 2, point number C. Any employer who without sufficient cause fails to pay to a cooperative society amount deducted by him from its employee within a period of 14 days from the date on which such deduction is made. किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई एम्प्लॉयर जो पर्याप्त कारण के बिना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसके एम्प्लॉय से काटी गई राशि का पेमेंट उस तारीख से जिस तारीख को ऐसी कटौती की गई थी उससे 14 दिन के अवधि के भीतर करने में फेल रहता है तो वह अपराध माना जाएगा। देखिए इसे आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई एम्प्लॉयर है जो किसी एम्प्लॉय का पैसा काटता है किसी दिन और बिना किसी कारण के पैसा काट लेता है। काटने की ज़रूरत नहीं थी, पैसा काट ले बिना कारण के। तो ऐसे काटे हुए पैसा, जिस तारीख को ऐसा पैसा काटा गया, ऐसी कटौती की गई, तो उसका यदि पेमेंट 14 दिन के भीतर नहीं करता एम्प्लॉयर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है ऐसा पेमेंट नहीं करता 14 दिन के भीतर तो यह अपराध माना जाएगा। ठीक है, यहाँ जो ये 14 दिन मैं बता रहा हूँ ये 14 दिन उस तारीख से है जिस तारीख को पैसा काटा गया, उस तारीख से अगले आने वाले जो 14 दिन हैं उसके भीतर जो है पेमेंट करना होगा एम्प्लॉयर को जो पैसा काटा गया है। और ये पेमेंट किसे किया जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी को, डायरेक्ट एम्प्लॉय को नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जाएगा ये पैसा तो एम्प्लॉय को अपने आप ही चला जाएगा। क्लॉज 2, पॉइंट नंबर डी, एनी ऑफिसर और कस्टोडियन हु विलफुली फेल्स टू हैंड ओवर कस्टडी ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, cash, security and other property belonging to a cooperative society of which he is an officer or custodian to an authorized person. कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ऑफिसर यानी अधिकारी या कोई कस्टोडियन यानी संरक्षक जो जानबूझकर कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, कैश, सिक्योरिटी और अदर प्रॉपर्टी की कस्टडी किसी ऑथोराइज्ड व्यक्ति को सौंपने में असफल रहता है जिसका वह ऑफिसर या कस्टोडियन है तो वह अपराध माना जाएगा। देखिए इसे आप आसान शब्दों में समझिए। कोई ऑफिसर जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ऑफिसर है या कस्टोडियन है यानी संरक्षक है, यदि वह जानबूझकर कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन, बुक्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कैश वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह, अदर प्रॉपर्टीज़ की जो कस्टडी है किसी ऑथोराइज्ड व्यक्ति को सौंपने में असफल रहता है, कोई व्यक्ति ऑथोराइज्ड है जिसको सौंपना है ये सब चीज़ें और वह ये सब सौंपने में असफल रहता है और वो जो ऑथोराइज्ड व्यक्ति है वह अन्य ऑफिसर या कस्टोडियन भी हो सकता है, जैसे वह व्यक्ति ऑफिसर और कस्टोडियन है। तो ऐसे किसी ऑफिसर या कस्टोडियन जो ऑथोराइज्ड है उसको सौंपने में ऐसी जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह, तो जो उनकी कस्टडी है सौंपने में असफल रहता है तो यह भी अपराध माना जाएगा। क्लॉज 2, पॉइंट नंबर ई, whoever before, during or after the election of members of the board or office bearers adopts any corrupt practice। देखिए आप भी जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो बोर्ड होता है एक, तो जो कोई बोर्ड के सदस्यों या ऑफिस बियरर यानी पदाधिकारियों के इलेक्शन से पहले या उसके दौरान या उसके बाद कोई करप्शन प्रैक्टिस करता है
तो वह भी अपराध माना जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.